शक्तिशाली परमात्मा हर बार हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए, इन प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ सुखी और संपन्न परिवार है। मेरे इस महामस्तिष्क में असीमित शक्तियों और क्षमताओं का भंडार है, जो कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और मेरे लिए हर चीज संभव बनाते हैं। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी टीम के लिए 10 मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, आई एम लैम। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। अपने हाथों को रब कीजिए और फिर पैरों पे कीजिए। थैंक यू। नीता दीदी सुन पा रहे? Good morning, good morning. Thank you, Shanti ji, for the amazing prayer. तो चलिए इस ऑसम मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हम अपनी हेल्थ की जर्नी पर निकल चुके हैं और हम जो है अब ये प्रण भी कर चुके हैं कि वी विल नेवर बी सिक अगेन, तो अब इसी क्रम में हम इनवाइट करते हैं। कल हमारी बात हुई थी कि हम लोग कैसे अनप्रोसेस्ड या रॉ जो है फूड खाए, तो उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, किस तरह से हम ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी राम सिंह जी को, जो हमें बताएंगे कि कैसे वो अपना किचन गार्डन मेंटेन करते हैं, किस तरह से जो है हम बहुत कम एफर्ट से अपने लिए सेम बहुत छोटी सी जगह पे भी अपने लिए किचन गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। ओवर टू राम सिंह जी। नमस्कार, मैं राम सिंह शेखावत, रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान के सीकर जिले से हूँ। मॉर्निंग बुक क्लब में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर अभिवादन। नेचुरल फार्मिंग एवं किचन गार्डन की उपयोगिता के महत्व के संबंध में मेरा यह प्रयास आपको निश्चित ही प्रेरित करेगा। हालांकि इस समय मॉर्निंग क्लब में एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक नेवर बी सिक अगेन से हम यह सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं, रोग से बच सकते हैं, और यदि एक बार बीमार भी हो गए तो दोबारा बीमार न हो, इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। इस बुक की मूल भावना व सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए हमें क्या क्या कार्य करने होंगे, उसी के क्रम में आज भोजन की शुद्धता एवं पौष्टिकता को बनाए रखने में मेरी यह वार्ता एक छोटा सा कदम है। एमबे समुदाय के लोग जो कपड़े धोने, बर्तन मांजने, दातुन करने एवं फूड सप्लीमेंट से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक का सामान ऑर्गेनिक व केमिकल रहित काम में लेते हैं, तो क्यों नहीं वे अपने आहार को भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक एवं हानिकारक पदार्थों से रहित करके ही काम में लें, ये मेरी आशा है। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए अपने को थोड़ा सा प्रयास करना होगा। नेवर बी सिकनेस को पढ़ता हूँ, इस बुक को पढ़ता हूँ तो एक शेर बरबसी याद आ जाता है। बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। अर्थात हमारे आसपास के परिवेश की समस्त सामग्रियां दूषित हो रही हैं, हमारे शरीर को कैसे उनसे बचाया जा सकता है। खुद का घर हम सबका एक सपना होता है, और घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसमें सुंदर बगिया हो तो आशियाने का लुक बेहद आकर्षक हो जाता है और उसमें रहने का बरबस मन करने लगता है। हर घर में सुंदर सी बगिया का सपना हर किसी का होता है। अपने हाथों लगाए पेड़ पौधों को बढ़ता और फलता फूलता देख मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठता है। बीज का अंकुरित होना, उसमें पहले दौर की पत्तियों का आना, पौधों का बढ़ना और फिर लंबे इंतजार के बाद उसमें सुंदर फूल और फल आना, यकीन मानिए ये एक बेहद सुखद अनुभव है। अपने घर में उगाई सब्जियां आपके कठिन परिश्रम का फल है, जो सभी हानिकारक रसायनों से मुक्त, शुद्ध और स्वादिष्ट होती है। तो ये कैसे हो सकेगा? इसके लिए किचन गार्डन, हिंदी में रसोई उद्यान कह सकते हैं, अथवा उसे गृह वाटिका की अवधारणा है। इसका उद्देश्य क्या है किचन गार्डन का? परिवार के लिए घर में ही ताजा एवं शुद्ध
शुद्ध सब्जी फलों का उत्पादन करना एवं परिवार के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले स्थान चाहिए, घर में ही पड़ी खाली जगह या छत इत्यादि पर। इससे हमें क्या लाभ होंगे? साल भर पोषण एवं स्वादिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर, आसानी से प्राप्त, जहरीली दवाइयों, रसायनों, नकली रंगों, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से रहित शुद्ध एवं ताजा सब्जियां मिलना तय है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, क्या क्या करें? आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। सबसे प्रथम, सही स्थान चुनें, कम से कम जहां 6 घंटे धूप आती हो और पशु पक्षियों से सुरक्षित स्थान हो। दूसरा है, जगह कितनी है उसी के अनुरूप सब्जियों का चयन करें। यदि आपके पास खुला प्लाट हो तो उगाने वाली सब्जियों की कोई सीमा नहीं है, इच्छा अनुसार सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। और यदि आपके पास जगह कम हो तो उसी के अनुसार प्रबंधन करें। तीसरा पॉइंट है, छोटे से शुरुआत करें। यदि आप बागवानी में नए हैं, छोटे से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। कुछ आसानी से उगने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, भिंडी, मूली, धनिया, पालक, बैंगन, पुदीना, हरी प्याज से प्रारंभ करें। अन्यथा एक बार बड़ी शुरुआत में असफल होने पर स्थायी रूप से नकारात्मकता आने की संभावना रहेगी। चौथा पॉइंट है, इसके लिए अच्छी मिट्टी, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी एवं कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी कहाँ से लाएं? अपने आसपास के खेत, कोई खाली प्लाट, गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, गमलों का सही चुनाव करें। मिट्टी के गमले हो सकते हैं, लकड़ी के डिब्बे, बेकार टिन, मिनरल वाटर की खाली बोतलें एवं ग्रो बैग्स इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। छठा पॉइंट है, पानी का सदुपयोग, अर्थात आवश्यकता अनुसार पानी पौधों को सही समय पर प्रदान करें। एक विशेष अनुभव की बात यह है कि अधिकतर सब्जियों का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है कि हम लोग अति उत्साह में सब्जियों में ज्यादा पानी दे देते हैं। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गमले के अंदर अगर 1 इंच या 1.5 इंच मिट्टी सूख जाती है तभी अपन पानी का इस्तेमाल करें। और एमवे के समुदाय के लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि जो पानी अपन काम में लेते हैं, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, नहाने का, वो भी केमिकल रहित होता है, तो अपनी सब्जियों में बहुत अच्छा काम आ सकता है। और 7वां पॉइंट है, निरंतर बगीचे में खाद की आपूर्ति बनाए रखें। घर पर खाद बनाने के कुछ तरीके हैं जो अपन बाद में बात कर सकते हैं। गोबर की खाद का कोई विकल्प नहीं है। सड़ी गली गोबर की खाद जो 6 महीने से 1 साल पुरानी हो, और अपन घर पर केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं और जरूरी उर्वरक भी दे सकते हैं। घर में बने हरे कचरे से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ अलग से पढ़ाई या अध्ययन करना पड़ेगा। 8वां पॉइंट है, अच्छे बीज काम में लें, उन्नत एवं हाइब्रिड ही काम में लें। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि देसी बीजों की महत्ता को भी आप जान सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उन्नत बीज काम में लेने से एक बार जो नया काम शुरू कर रहे हैं उन्हें असफलता नहीं मिलेगी, खूब अच्छे फल और फ्रूट लगेंगे, सब्जियां लगेगी, तो उनके मन में भावना और ज्यादा प्रेरित होगी किचन गार्डन के लिए। 10वां पॉइंट है, निराई गुड़ाई और खरपतवार हटाएं। जिस प्रकार दिमाग में नकारात्मक विचार पहले आते हैं, वैसे ही क्यारियों व गमलों में खरपतवार पहले उगाते हैं, उन्हें शीघ्र हटाएं। 10वां पॉइंट है, कीटनाशकों का उपयोग या कीट नियंत्रण कैसे करें। प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती करने पर पौधों की खुद की क्षमता रोगों से लड़ने में इतनी अधिक हो जाती है कि उन्हें रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पौधे की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे रोगों से लड़ने में सक्षम बना देगी, लेकिन इसके लिए उस पौधे को वह सब कुछ देना जरूरी हो जाता है जो उस पौधे को चाहिए, अर्थात उसे संतुलित पोषक तत्व देने की आवश्यकता है। ये इस किताब में भी है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, कोशिकीय पोषण
का यही सिद्धांत है। हम हमारी पुस्तक नेवर बी सिक अगेन में पढ़ रहे हैं। यही सिद्धांत पौधों पर भी लागू होता है। उन्हें भी अच्छे पोषक तत्व, धूप, हवा, पानी मिले तो वे स्वयं बिना किसी अन्य दवा के भी खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। किताब में लिखा है, कोशिकाओं को उनकी जरूरत के सभी कच्चे माल की आपूर्ति करें। वैसे ही अपन सब्जियों के जो पौधे होते हैं उन्हें भी कोशिकीय पोषण प्रदान करें, वे अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। कुछ परिस्थितियों में पौधों के ज्यादा रोगग्रस्त होने पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी बनाकर पौधों को रोग मुक्त किया जा सकता है, जैसे जीवामृत, नीम, आक, धतूरा, गाय के मूत्र इत्यादि से। ये बात के अध्ययन की विषय वस्तु है। अब हमें सब्जियों की कितनी आवश्यकता है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में लगभग 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां एवं 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां तथा 100 ग्राम दूसरी सब्जियां खानी चाहिए। आइए अब यहाँ पर सब्जियां उगाने के संबंध में प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं। सब्जियों को साल में 3 बार बोया जा सकता है, जो क्रमवार निम्नांकित है। वर्तमान समय में जून और जुलाई में भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, मतीरी, काचरा, गुआर, लोबिया, चमला, मोठ, मिर्च, चौलाई, अरबी, पुदीना, बैंगन, टमाटर की खेती कर सकते हैं। दूसरी है रबी वाली फसल, जिसका समय होता है सितंबर से अक्टूबर। इस दौरान हम बैंगन, सरसों, मटर, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, चना, मेथी की सब्जियां कर सकते हैं। और तीसरा है जायद वाली सब्जियां। ये होती है फरवरी और मार्च में। इनमें भिंडी, ककड़ी, खीरा, लौकी, तोरई, टिंडा, अरबी, मतीरा, खरबूजा, बैंगन इत्यादि की सब्जियां हम बुआई कर सकते हैं। और सबसे सरल है, घर में अगर अपन किचन गार्डन शुरू करते हैं और जो नए आदमी हैं उनके लिए एक अनुभव की बात है कि पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पुदीना, मेथी, धनिया, अजवाइन, सरसों, पत्ता गोभी, हरी प्याज, चौलाई की खेती या किचन गार्डन में इनकी बुआई हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल बात यह भी है, ये सीखने की बात है कि बीज रोपाई के 2 तरीके हैं। एक सीधे क्यारियों में बीज डालना एवं पानी दे देना। एक है बीज से पौध तैयार करना और फिर उन्हें क्यारियों में या गमलों में प्रत्यारोपित करना। अंत में किचन गार्डन अथवा जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में कोई भी सवाल जो हमारे लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो सकता है, कृपया हैंड रेज करके पूछने की कृपा करें। व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। खेती किसानी के कई ऐप, वेबसाइट और अपने मोबाइल पर अन्य कई साधनों से हम सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी इस समय किसी को भी कोई क्वेरी हो, प्रश्न हो तो नहीं 5 मिनट या 2 मिनट का समय देकर वो पूछ सकते हैं। हैंड रेज मुझे दिखाई नहीं दे, इसलिए सीमा से नीता जी से आग्रह है कि वे मुझे बता दें, वरना मेरा पॉइंट यहीं खत्म होता है, चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। ग्रेट राम सिंह जी, बहुत बहुत अमेजिंग जो है आपने इंफॉर्मेशन शेयर की और सबका एकदम डिमांड आ रही है कि आपका किचन गार्डन जरूर देखना चाहेंगे। तो अगर आपने उसका एक हमें वर्चुअल टूर करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब इस समय तो इस स्थिति में नहीं हूँ, मुझे ये मोबाइल का उपयोग कम आता है, लेकिन मैं ये दिखाऊं कि मेरे खेत की ये जो हरी सब्जियां हैं, नींबू वगैरह है, ये जो है ये काफी प्रचुर मात्रा में है। और अभी 15 से 20 सब्जियां मैंने उगा रखी है, जैसे उनमें चमला है और ग्वार की फली है, धनिया है, सलगम है, सलगम अभी नहीं है, अरबी है और चौलाई है। ये सब मैं आपको एक दिन अलग से, आज क्योंकि हमारे पास समय की बड़ी कमी है, अन्य लोगों को भी मौका मिले। और मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि हालांकि मैं इस बारे में विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खेती के काम में मुझे रुचि है। कोई भी मेरे व्यक्तिगत नंबर से मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और मैं उनकी हेल्प करूंगा। और अभी कोई
किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप देख लें, वरना मेरी तरफ से। सर बाहर जाके गार्डन ही दिखा दें दूर से, कोई और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आपकी तरफ मोबाइल है, मोबाइल को उल्टा कर लीजिए और अपने पार्क जो भी आपने ये गार्डन लगा रखा है वो दिखा दीजिए। हाँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। दिखने लग जाएगा। ये जो पेड़ है ये बेलपत्र का पेड़ है और इसके पास में मैंने तोरई की बेल लगा रखी है। और उसके बाद ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये मेरा किचन गार्डन है। इसमें टमाटर की और लोबिया की यानी मूंग, मोठ, चवला इत्यादि की सारी फसलें हैं। और ये जो सामने ये जामुन का पेड़ है, इसमें खूब जामुन लग रहे हैं अभी। और ये जो बेलदार सब्जियां हैं जिनमें काफी बेल की अलग अलग किस्में हैं, जैसे ये अभी लौकी है, ये काफी मात्रा में लग रही है। ये 3 ही बेल हैं और इनमें अभी करीब 100 या 150 के करीब लौकी लग रही है, जो बिल्कुल कीड़ों से मुक्त है। और मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया है। और उस साइड में मिर्चें हैं वो दूर है। और इस तरह से ये घनी हो रही हैं कि इनके अंदर जाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये कुछ गन्ने लगा रखे हैं। ये मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनिक सब्जी का किचन गार्डन है, जिनमें 20-25 प्रकार की सब्जियां मैंने लगा रखी है। और नींबू वगैरह के पेड़ जो मेरे घर के आसपास हैं वो इतने अच्छे फलदार हो रहे हैं कि उन्हें एक एक नींबू के ऊपर कम से कम 80-80 किलो नींबू लग रहे हैं, जो इस प्रकार से आपको अभी दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन ये है नींबू का, और जिसमें काफी तो नीचे ही पड़े हैं। और इस प्रकार से मैंने अपने घर पर जो फल और अमरूद के, अनार के, संतरे के और नींबू के और मौसमी के काफी पेड़ लगा रखे हैं, जो इस प्रकार से आपको अगर दिखाई दे तो। मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, कुछ दिखाई दे रहा है या वैसे धूप की वजह से? बहुत अच्छा सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर, बहुत ही सुंदर है। अगर आप राम सिंह जी, एक बात चैट बताओ। बॉक्स चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा सारे के सारे जो है आप राम सिंह जी, अमरूद के पेड़ पर काफी अच्छे अमरूद लग रहे हैं और मौसमी वगैरह ये भी काफी अच्छी मात्रा में है। और इस तरह से ये मेरे घर का ये तोरई वगैरह का है। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार मुझे फिर मौका दें। मैं वीडियो का अच्छी तरह से संचालन नहीं कर पाया आज, मैं कभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन मेरी मूल भावना ये है कि ये काम अपन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कोई शेर के साथ वो करता हूँ सर शुरुआत। एक प्रश्न है सर, आप स्वयं इसकी सारी देखभाल करते हैं कि आपके पास कोई है इसकी देखभाल करने के लिए? नहीं मैडम जी, मेरे पास कोई भी नहीं है देखभाल करने के लिए। मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू और मैं और मेरी वाइफ, ये चारों देखते। हमने कभी भी एक पैसा भी इसके लिए अलग से मजदूरी करके नहीं काम किया है। कल की तारीख में मैंने 50 पेड़ लगाए हैं फलों के, तो वो उसके लिए हमने खुद ने खड्डे, और मेरा ज्यादातर टाइम खेती किसानी में ही निकल रहा है अभी रिटायर होने के बाद। तो अंत में मेरा एक शौक है, और मैं एक सभी को ना कहना चाहूंगा कि किचन गार्डन की अवधारणा के संबंध में आपसे एक विनती है कि ये काम बहुत ज्यादा कठिन और श्रम साध्य नहीं है, बशर्ते आपकी इसमें रुचि हो। बस एक बार आप ठान लें, मुश्किल नहीं है कुछ भी। आपकी इच्छा शक्ति और आपके वाई के क्लियर होने पर व्हाट और हाउ क्या है और कैसे होगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये एमवे वाले लोगों की भाषा है, मैं भी इसका यूज कर रहा हूँ। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, सभी के दिमाग में ये सवाल तो आते ही हैं, बस इन्हें निकाल बाहर फेंक दीजिए। अब मैं अंत में ये कहकर अपना समय
आप लोगों के लिए समर्पित करूंगा, दूसरों को मौका दूंगा। सभी है भीड़ में, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। नीला, एक क्वेश्चन है मेरा, पूछ सकती हूँ बीच में? जी जरूर। जी जी। भैया गुड मॉर्निंग। राम सिंह भैया, मैं गुड़गांव से रेनू बात कर रही हूँ। मैं आपको जानता हूँ। जी भैया। भैया आपने अभी बताया ये सब कुछ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ मैं देसी बीज कहाँ से मिल सकते हैं, घिया, तोरी और सीताफल के? मैडम, हमारे गाँव में देसी बीज की एक परंपरा है। मैं ये करता हूँ कि जो सब्जियां देसी उगाता हूँ उन्हीं के बीज काम में लेता हूँ। मैं ज्यादातर बाहर से बीज नहीं लेता हूँ। ये फल तभी पूछ रही हमारे लिए यहाँ पर भैया क्या आप प्रोवाइड करा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थैंक यू सो मच। के माध्यम से या अन्य किसी भी अपन जयपुर वगैरह में या कभी मैं दिल्ली गुड़गांव आऊँ तो आपके लिए उस मौसम के अच्छे फल, जैसे चमलाई है, वो कभी भी बाजार में देसी किस्म की नहीं मिलेगी। काचरा, मतीरी, ये हमारे यहाँ खूब इनकी अच्छी देसी किस्म मिलती है। नींबू का पेड़ इस तरह से हुआ कि मैं जब ट्रेनिंग करता था आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, तो मैं वहां से पाली जोधपुर में ट्रेनिंग करता था, तो वहां से कुछ नींबू लाया था। तो उसका एक नींबू मेरे घर पर जो शिकंजी बनाने के बाद डाल दिया, वो उग गया था। तो उसी एक नींबू से हमने हजारों नींबू कलम बना के लोगों को दे दिए। कलम बना के एयरिंग करके भैया। So it does not come from seed. सर सीड से नहीं होता है क्या? क्योंकि मैं भी सीड से मैंने उगा तो दिया है लेकिन उसमें फल नहीं सीड से ही तो उगाया है। अच्छा, वो यही कह रहे सीड से एक तो सीड से उगाया फिर कलम बनाई। मैं भी जो नींबू लाया था 5-4 घर पर आया था छुट्टियों में, तो नींबू नहीं थे तब, यहाँ खेती में शुरुआत ही की थी, यहाँ आए थे, घर बनाया था खेत में, तो 5 नींबू या पाव नींबू लाया था। तो उसके कुछ बीज, तो मेरी बेटी ने वो बीज उगा हुआ देखा और उसने उसको प्रत्यारोपित कर दिया धरती में। तो वो बीज अभी तक चल रहा है वो नींबू, और उसमें आपको यकीन नहीं होगा, अभी हमारे पास 200 किलो नींबू तोड़े हुए पड़े हैं। जो और उससे मैंने आप म्यूट हो गए भैया। प्रकार से है, कुछ कलम से होते हैं और बीज से होते हैं। कुछ बीज जो अपन डायरेक्ट क्यारियों में सीधा डाल सकते हैं, और कुछ बीज अपन बीज को आप भैया फिर से म्यूट हो गए हो। पत्ता गोभी है और जो प्याज है, काफी चीजें हैं, मटर है, नहीं मटर सर म्यूट हो गया। राम सिंह जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, उनके नेटवर्क इशू है तो बार बार अनम्यूट हो रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। और किसी का भी इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो? सर है तो बहुत सारे, लेकिन अलग से आपसे पूछेंगे सर। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, राम सिंह जी, हाँ सर। क्वेश्चन है सर, इसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है क्या? हाँ, अपन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर और अन्य साधनों से, मोबाइल पर जो काफी लिंक्स आते हैं, उसमें अपन जीवामृत बना सकते हैं। जीवामृत में मूल रूप से नीम, आक, धतूरा, बेसन और घी और मिर्ची, इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो अपन एक ड्रम में घोल के 1 महीने तक उसको फिर छान के काम में लें, तो वो बिल्कुल जो हानिकारक और उससे कीट नियंत्रण बहुत आसानी से हो सकता है। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर आकाशदीप का भी हैंड रेज था, तो डॉक्टर आकाश अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जरूर से बात करें सर। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसे पशु पक्षियों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या टिप्स हैं, मतलब अपने किचन गार्डन को? हाँ, उसके लिए अपन
कुछ जाल भी लगा सकते हैं अगर छोटा अपना किचन गार्डन है, या कैसा भी आजकल बाजार में बहुत अच्छी क्वालिटी के जाल वगैरह मिल रहे हैं, तो आप उस जगह को आच्छादित कर सकते हैं प्लास्टिक के नेट से। और कुछ इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं कि जहां पर कीट पतंगे उनकी सुगंध से आकर्षित होकर उसी में पड़ जाते हैं और मृत हो जाते हैं, तो ये जगह जगह पर लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक कीट नियंत्रण की विधि है। बाकी अपन जो ज्यादा बड़े जैसे मोर है या अन्य कोई बड़े पक्षी हैं, तोता है, तो इनसे अपन जाल का उपयोग करके और अपने सब्जियों को और अपने फल फ्रूट्स को बचा सकते हैं। एक प्रश्न चैट बॉक्स में जो पूछा था, वो हार्ड वाटर होगा तो कैसे कर सकते हैं? ये कुछ सब्जियां जैसे कितना भी हार्ड वाटर हो, जैसे पालक है, सरसों है, चौलाई है, नींबू है, बेर है और बेलपत्र है, आंवला है, ये मेरा अनुभव है कि नागौर में इतना खारा पानी है, इतना हार्ड वाटर है, वहां पर भी बहुत ही सुगमता से और सफलता पूर्वक इनकी खेती की जा सकती है। मेरी बेटी नागौर में है और उसके गांव में काफी खारा पानी है, पीने के लिए अलग से पानी आता है, नहाने वगैरह के लिए हम देखते हैं तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ा हार्ड वाटर है। वहां पर मैंने इनकी कलम भिजवाई मेरे घर से, नींबू की और अन्य चीजों की, बेलपत्र, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ पर हैं और फल दे रहे हैं। कुछ सब्जियां अलग से हार्ड वाटर में सुगमता पूर्वक उगाई जा सकती है। नीरू, आपका कोई सवाल है तो पूछे प्लीज। भैया मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये सारे जो भी आपने सब्जियां वगैरह बताई हैं वो गमलों में हो जाएंगी क्या? बिल्कुल गमलों में हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो मिट्टी का ही प्रयोग जो हमारे पास है उसका उपयोग होता है, लेकिन आप जब गमलों में लगाएंगी तो उसमें 50% मिट्टी होनी चाहिए। कुछ आपके घर के जो सूखे पत्ते या बाजार से जो मिल सकती है अपने को वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ खाद, इसके बैग्स बने हुए होते हैं जो 50 रुपए से लेके 100 या 125 रुपए तक 10 किलो आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो गोबर की खाद भी अपने को उसमें कुछ मिलानी होती है, तो गोबर की खाद भी अगर आपके पास इजीली उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट भी यूज करते हैं। हाँ, कोकोपीट भी यूज किया जा सकता है। कोकोपीट को यूज करने के लिए पहले इसको भिगोना जरूरी है, जैसे अपन सूखा नहीं डाल सकते। और उसमें अगर 50% मिट्टी है तो 50% कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। और आप हाइड्रो में तो बिल्कुल भी कोकोपीट ही यूज कर सकते हैं अगर उसमें कुछ सब्जियों में, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन 50 और 50 का रहे तो सबसे सर्वोत्तम होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी और अमेजिंग ये आपका जो है किचन गार्डन है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का मन हो गया होगा कि इसको ट्राई किया जा सकता है। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान ले तो, है ना। और जब भी हम बात करते हैं बिजनेस के साथ और जब फार्मिंग के साथ, तो दोनों ही पेशेंस जैसे बात ही करते हैं ना, एक सीड उगाते तो बार बार से खोद के नहीं देखेंगे कब फल देगा, 100% उसमें से फल आएगा ही आएगा। तो अब मैं इनवाइट करूंगी, हमारे बीच में कालरा जी हैं जो कि ऑर्गेनिक पल्सेस और मसालों में डील करते हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम सोनू बालाजी पूछ रही हैं चैट में कि जो देसी बीज कहाँ की पहचान क्या है। देसी बीज की पहचान तो जो हमेशा यूज में लेते हैं उन्हीं को पता है, बाकी जो अपने घर में उगा के उनको काम में लेते हैं, यही देसी बीज की पहचान है। जो आप विश्वसनीय अपने किसी भी जो खेती करते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में अपन पहचान नहीं कर पाएंगे कि बाजार वाली कंपनी वाले ये कह के झूठा प्रचार भी, झूठे भी बेच सकते हैं कि ये देसी बीज है, लेकिन देसी बीज केवल अपने विश्वसनीय जो जान पहचान के लोग हैं और जो खुद ऑर्गेनिक कृषि करते हैं देसी बीजों की, उन्हीं से प्राप्त करें। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। है ना, कि जैसे हमारे टमाटर होता है या टमाटर खराब हो जाता है, तो मैं जोधपुर में, यहाँ की बात तो नहीं कर रही हूँ, जोधपुर में मेरे 15 बाय 35 की ऐसी जमीन है आगे, तो मैंने तो खैर वहाँ पे मतलब घास वगैरह लगा रखी थी, ऑस्ट्रेलियन घास, तो मैं उस क्यारियों में डाल देती थी टमाटर के वो बीज वगैरह होते थे ना, तो उसी से टमाटर के पौधे निकल जाते थे, टमाटर लग जाते थे।
करेला हुआ, करेला खराब हो गया, या जो भी होता ना, मैं फलों के जो भी कूड़ा वगैरह निकलता था फलों का, सब्जियों का, तो मैं क्यारियों के अंदर ही उसको मिट्टी में दबा देती। तो करेले की बेल निकल गई, है ना, ये जो आप बेलगिरी की बात कर रहे हो, बेलगिरी का बीज डाला, बेलगिरी का फूल निकल गया, पपीता निकल जाता है, नींबू का पौधा हो जाता है, भिंडी लग जाती है, बहुत सारी चीजें। आप अरबी दबा दो, अरबी पौधा, अरबी का पौधा अपने आप उग जाता है, प्याज निकल जाती है। आलू को आप काट के रख दो, जो आलू के अंदर वो साइडों में जो निकल जाते हैं ना, उसको आइस बोलते हैं, उसके हाँ हाँ अंदर आलू के अंदर आप उसको एक छोटा सा पोर्शन कट करके आप उसको मिट्टी में दबा दो, तो आलू का पौधा निकल जाता है। तो घर में ही जो सब्जियां आती है ना अपनी, उनमें से ही निकल जाता है। आप तोरी ले लो, एक तोरी को सूखने के लिए डाल दो, धूप में छोड़ दो, जो तोरी के बीज हो जाएंगे, उस तोरी के बीज को ही आप मिट्टी में बो दो, तो वही है। तो मैं तो बाजार से तो कभी नहीं लेके आती थी, मेरे घर में मैं छोटा मोटा सब्जियां वगैरह हुई ना, और वही डाल दी। और सारे पत्ते वत्ते सब वो खाद बनाने की जो आप बात कर रहे हो, मैंने बाजार से कभी खाद लेके ही नहीं आती थी। जितने भी पत्ते होते थे ना, मालिक को बोलती थी मिट्टी में दबा दो सारी की सारी, और वो थोड़े दिनों में अपने आप ही खाद बन जाती। तो ये बहुत मेरा धन्यवाद। अच्छा सा हाँ, एक्सपीरियंस। सालू जी आप बिल्कुल सही कर रही हैं। आप टमाटर के बीज डायरेक्ट डालें, उसका कम उत्पादन होगा। टमाटर का सही तरीका बीज एक छोटे से स्थान पर डालकर और उनकी पोद करके उन्हें प्रत्यारोपित हाँ, किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो और तो मेरे जैसा पास आपने इतनी जगह नहीं थी, तो मैं तो एक छोटा सा अपना एक्सपेरिमेंट की, चलो वेस्ट भेजने से, बिल्कुल फेंकने बिल्कुल से अच्छा है इधर उधर, तो पौधों में ही डाल दो। तो हाँ बस बिल्कुल, वो इसकी वजह बिल्कुल से। सही है, वो भी तरीका लेकिन वो आधारित तरीका, उसमें उत्पादन कम होता है। बाकी बेल वाली सब्जियां तो सीधे आप रोपाई कर सकते हैं। थैंक यू शालू जी फॉर एकदम प्रैक्टिकल टिप्स। और पायल कुछ शेयर करना चाह रही है? यस पायल प्लीज, आप अपना कुछ पूछना चाह रहे थे। बस आई वुड जस्ट लाइक टू इनवाइट कालराज जी, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे लिए सब पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं, बट आई यस इट इज रियली वंडरफुल। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के 7 बजे घर छोड़ देना है, वापस शाम को आके दूसरी चीजें हैं, बच्चों का ध्यान रखना, तो हमारे लिए कालराज जी बहुत हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते हैं। जहाँ मैं रादर देन आई जस्ट स्विच्ड ओवर टू दीज प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक दालें मैं इनसे ले लेती हूँ, और इट मेक्स माई लाइफ वेरी सिंपल, वेरी इजी। जहाँ मार्केट में पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स से जो दालें वगैरह बनती है, वहाँ से लेने की बजाय I just take from him, I can save my health, I can protect my health and my family's health, secure them. So just I would like to invite Kalra ji. थैंक यू पायल, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स एवरीवन कि मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया गया है बात करने के लिए। मैं पहले तो राम सिंह जी का थैंकफुल हूँ कि मैंने आज पहली बार किसी इंडिविजुअल से इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना है। अभी तक मेरा जो एक्सपोजर है वो कॉर्पोरेट लेवल का है, लेकिन इंडिविजुअली जिस तरीके से राम सिंह जी ने बताया उनका एक्सपीरियंस वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जितने भी लोग इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकें, इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। एनीवेज, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 17-18 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं बोलूंगा, ऑर्गेनिक फ्रेटर्निटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 2005 से जब ऑर्गेनिक इंडिया की एक ऑर्गेनिक तुलसी चाय थोड़ी सी फेमस होनी शुरू हुई थी, उस टाइम से मैंने इस फ्रेटर्निटी में पैर रखा और तब से आज तक यहीं पर हूँ। 2 साल पहले, मैं अभी फिलहाल जयपुर बेस्ड हूँ, 2 साल पहले यहाँ पर जयपुर में ही पत्रकार कॉलोनी में मंगलम अरोमा जहाँ मैं रहता हूँ, उसी के पास ही मेरे बेटे ने एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें सारा फार्म लेवल से ऑर्गेनिक मटेरियल हम सोर्स करते हैं। उसमें चाहे गेहूं, अनाज, दालें, जो भी चीज, चावल, मसाले, सारा कुछ, तो उसकी सॉर्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, फिर उसकी पैकेजिंग, सारा काम वो खुद किया जाता है। जैसा कि पायल बता रही हैं कि उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डेफिनेटली यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के ही काफी लोगों को काफी इसमें सहूलियत मिल रही है। प्लस यहाँ जो हमारा जो काम है वो डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट की मार्केट में प्राइवेट लेवल में करके देने का है। लोगों का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, काफी लोग ऑर्गेनिक के नाम से दूर भागते हैं कि प्राइस ज्यादा है। मेरी यहाँ पर एक छोटी सी सबमिशन ये है कि आज
4 लोगों के परिवार में अगर हम मंथली राशन का बिल देखेंगे, राशन मीन्स मैं जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला की बात करता हूँ, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं, तो मेरा ख्याल है 4, 4.5, 5,000 रुपए महीने का बिल आता होगा अगर हम कन्वेंशनल ग्रोसरी की सोर्सिंग करते हैं। मैं कहता हूं कि आज अगर ऑर्गेनिक का प्राइस 50% से 100% तक भी ज्यादा हो, 100% भी ज्यादा हो, तो 5,000 से 10,000 रुपए का ही बिल आएगा। मतलब आपका 5,000 रुपए मंथली आपका बजट बढ़ता है, लेकिन पूरी फैमिली की मंथली ग्रोसरी आपकी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाती है। आज आप बच्चों के साथ एक मूवी देखने जाते हैं अगर, तो मेरे ख्याल है 3-4 हजार रुपए आपके वहीं लग जाते हैं। मूवी की टिकट है, आना जाना है, ड्यूरिंग द इंटरवल खाना पीना है, और अगर कहीं आपने डिनर वगैरह बाहर प्लान कर लिया तो 5,000 से भी ऊपर निकल गया। तो कहने का ये मतलब एक टाइम का खाना इज इक्वल, एक टाइम की एंजॉयमेंट 3-4 घंटे की इज इक्वल टू 1 मंथ कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक। तो ये मैं इस तरीके से कंपैरिजन करना चाहूंगा। आज से 17 साल पहले जब हमने जयपुर में ऑर्गेनिक का काम शुरू किया था, तो उस टाइम किटी पार्टीज में जाके लेडीज को हम यही एक्सप्लेन करते थे, और उन्हीं के पास हम ये, जैसे राम सिंह जी ने सब्जियों वगैरह का बताया, हम सब्जियां लेके जाते थे, उनके घर पे चीजें बनवाते थे, लोगों को टेस्ट का डिफरेंस मालूम चलता था, तो धीरे धीरे लोगों का टेस्ट इसमें डेवलप होना शुरू हुआ। तो मेरी सबमिशन ये है कि हम इसमें ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा जानना चाहेंगे उतना अच्छा है। ये आपका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है, इसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा लोगों का फायदा हो। मेरे से कोई कुछ पूछना चाहे तो मैं अवेलेबल हूँ, प्लीज। कालरा जी, आप किन किन चीजों में डील करते हैं, आपको बता सकते हैं प्लीज? किचन में जितनी भी दालें यूज होती हैं, चावल हैं, मसाले, जितने भी मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, ग्राउंड मसाले हैं, उसके अलावा जितने तरीके की मिलेट्स, आज की डेट में मिलेट्स का जैसे बहुत ज्यादा चलन हो रहा है, लोगों को मिलेट्स के एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बाजरा तो ट्रेडिशनली होता ही है, ज्वार भी काफी हद तक होता है, तो ज्वार बाजरा के अलावा रागी है, या उसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट, बैनयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, जितनी भी मिलेट, टोटल 9 मिलेट्स होती हैं, सारी मिलेट्स हैं। अगर मैं टोटल वैरायटी की बात करूं तो वी आर हैविंग अराउंड 100 वेराइटीज ऑफ किचन ग्रोसरीज अवेलेबल विद अस। हर तरीके का ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, I mean, you name the Indian groceries and we are having that. It could be desi khand also. It could be jaggery powder या jaggery, कुछ भी चाहे, everything is available. Wow, great. Thank you, Kalra ji. So Sir, I think, एक question. yeah, it's organic. Yeah. I had a question. Yeah, yeah. Sure. Yeah, I just wanted to know कि आपके पास जो तेल है वो क्या कोल्ड प्रेस्ड कैसा होता है, मतलब अपना अपना चक्की का तेल होता है या फिर आप नहीं, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। अभी हमने खुद का कोल्ड प्रेस का सिस्टम नहीं लगाया, बिकॉज अभी जो इस यूनिट, जैसे मैंने बताया 2 ही साल पुराना यूनिट है, अभी इसमें बेसिक चीजें करी हैं कि जो भी फसलें आती हैं उनकी सॉर्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग और ग्राइंडिंग, ये जो ऑयल वगैरह निकालने का काम अभी नहीं किया है। लेकिन जैसा बताया कि 17 साल से मैं ऑर्गेनिक फर्टर्निटी में हूँ, तो वी हैव गॉट द कॉन्टैक्ट्स के कहाँ पर ऑयल एक्सपेलर्स या कहाँ पर कोल्ड प्रेस के यूनिट्स लगे हुए हैं, हम वहीं से सोर्सिंग करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल उनको देते हैं और वहां से फिर वो ग्राइंड करवा के ऑयल निकलवा के हम ले लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी मूव। सर, मिलेट्स के लिए मैं आपसे संपर्क करना चाहूंगी, तो आप अपना नंबर भी डाल दीजिएगा। जी, मैं अभी नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ। जी, ग्रेट इंफॉर्मेशन शेयर्ड। और वाकई में अगर हम लोग जो है चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कई बार हम सोचते हैं कहाँ से लें, क्या करें, तो नाउ वी हैव ऑप्शंस। अपने घर में किचन गार्डन जब हम करते हैं तो उसमें हम एप्सा का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी हमारे घर पे एक छोटा सा जो है किया हुआ है किचन गार्डन टाइप से।
और छोटी छोटी सब्जियां जो अभी बता रहे हैं, टमाटर है ना, मिर्ची बहुत जल्दी आ जाते हैं, धनिया, तो इनसे शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि जब आप इनसे शुरुआत करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सक्सेस जल्दी मिलती है, तो अपना मोटिवेशन लेवल हाई होता है। तो हमारे पास जो एप्सा आता है उसको यूज करेंगे तो उससे हम बताते हैं कि पैदावार दुगनी हो जाती है, पर उससे भी बढ़िया बात है कि आपको बहुत जल्दी सब्जियों में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो आप में से सब लोग आई थिंक एप्सा 80 से अवेयर हैं। कितने लोग जानते हैं एप्सा 80 के बारे में? नीता जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी रेणु जी प्लीज। ये थोड़ा सा जानकारी अगर हम लोग को मिल जाए कि कितना मिलाना चाहिए एप्सा 80 कितने पानी में, और कब कब डालना चाहिए, बस ये छोटी सी जानकारी मिल जाए तो अच्छी होगी। ग्रेट। तो इस पे भी हम एक अभी कुछ टाइम में सेशन करेंगे। हमारे पास हमारे बीच में एक्सपर्ट्स हैं, प्रवीण सर हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बट आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अभी हमारा एक नेक्स्ट सेशन पे जाने वाले हैं। तो ये आशा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शालू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे 30 सेकंड्स में। प्लीज अपने आप को बताएं। नहीं, हम सिर्फ एप्सा 80 की ही बात कर रहे थे जब आपने पूछा कि कौन कौन लोग जानते हैं। शालू जी आप भी। आपने पूछा था ना कि हैंड रेज मतलब बताइए किसको पता है। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन राम सिंह जी ने दी है, और जरूर से अपने घर में जो है बहुत छोटी जगह पर भी है ना छोटे छोटे जो है प्लांट्स लगाएं, धनिया वगैरह जो है अपने घर पे अपने घर का ही खाएं। और छोटू जी आप ही चला ओके। सो पीयूष ने कुछ फाइल शेयर की, पीयूष कुछ शेयर करना चाहती थी जरूर से, प्लीज। नहीं, कुछ नहीं शेयर किया, बस ऑसम है ना। कालरा जी का बहुत बढ़िया, राम सिंह जी ने बहुत बढ़िया बताया, और अभी ऑर्गेनिक वीट के बारे में भी एक नंबर आया है। तो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी लाइफ, पर्पज ही यही है कि कैसे हम लोग हेल्दी लाइफ लीड कर सकें, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि खाने पीने का आचार विचार व्यवहार इन सब का इतना योगदान है। तो अपने पूरा एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहे हैं, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज के ऊपर काम कर रहे हैं, खाने पीने में इतना अच्छे सप्लीमेंट्स के साथ में हम लोग अपनी लाइफ को जो है इतना बढ़िया बना रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो डे टू डे में हम खा रहे हैं, इंडियन ग्रोसरी जो हम अपनी किचन की बात कर रहे हैं, उस समय भी हम अच्छा सिलेक्शन रखें। और राम सिंह जी की जानकारी से मुझे लगता है कि एक हद तक लोग जो है हम लोग सबके सब छोटी छोटी चीजों के अंदर अपने ही घर से शुरुआत करेंगे, और कालरा जी का सहयोग मिलेगा तो जो बाकी की चीजें हैं वी कैन सब्सटैंशिएट दैट। तो दिस इज लाइक कंप्लीट पैकेज ना। तो बहुत अमेजिंग चल रहा है। थैंक यू सो मच नीता, ओवर टू यू। थैंक यू। और कल हमें सबको पता है कि हम गीता का जो है 10वां अध्याय जो है सुनेंगे अगेन। वो भी एक्सपर्ट है, रमेश अरोड़ा सर हमारे बीच में आएंगे। और मुझे क्योंकि हमारे डायमंड मेंटर विवेक भैया दिख रहे हैं, तो मैं जरूर से भैया को इनवाइट करूंगी। ओवर टू विवेक भैया। थैंक यू नीता। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी जनों को बहुत बहुत सुप्रभात। मैं अभी ट्रेन के अंदर हूँ, घर के अंदर बाढ़ आई हुई है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी ड्यूटी लगी है। तो मैं जयपुर आया था कल सेमिनार के लिए, लेकिन जयपुर से मुझे ट्रेन से वापस आना पड़ा है अभी हनुमानगढ़। तो बहुत अच्छा लगा, राम सिंह जी का बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि बहुत बढ़िया बताएंगे। बस बात वही थी कि थोड़ा रिलेट करने वाली बात होती है कि जैसे उनके तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो बात किचन गार्डन की हो रही है। तो कोई एक खेत से बात कर रहा है, कोई एक गमले से बात कर रहा है। तो सब चीजें, जैसे नीरू दीदी बात कर रहे थे कि घर के अंदर गमले लगाएंगे, मैं उनके घर गया हूँ दिल्ली के अंदर। दिल्ली के हिसाब से बहुत बड़ा घर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना जैसे राम सिंह जी का घर है, कई बीघों के अंदर फैला हुआ है ना। तो राम सिंह जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि पूरा अभी खेती के अंदर कितना सब लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है ना। अभी एकदम थोड़ा सा बुक क्लब से इधर की तरफ आ गए, क्योंकि बुक के अंदर बताया हुआ था कि स्वस्थ खान पान का कितना अच्छा असर पड़ता है। तो उस चीज से हम लोगों ने रिलेट किया कि स्वस्थ खाने को कैसे अपन जोड़े अपने खुद ही के किचन गार्डन के साथ में। फिर राम सिंह जी ने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए। काला साहब से मिलके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। देखो कितने समय पहले से 17 साल से वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो कितनी बड़ी बात है। अब तो लोगों के अंदर बहुत जागृति आ गई है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि हमेशा प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्शन कम होने के कारण से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती होती है। लेकिन कॉस्टिंग कोई मैटर नहीं करती कितने, मतलब एक अच्छे एग्जांपल के साथ उन्होंने बताया कि कॉस्ट डजंट मैटर,
और आजकल तो वैसे भी लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आपकी लाइफ से ऊपर क्या कॉस्ट हो सकती है, ऐसे बोलते हैं ना कि जिंदगी से ज्यादा क्या कॉस्ट होएगी। तो 17 साल बहुत लंबा समय इंडिया के अंदर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित हो जाता हूँ कि जब हम पार्टनर हैं न्यूट्रलाइट के साथ, तो वो आप देखो कि 90 ईयर्स ओल्ड ब्रांड हो गया है, 90 साल। और 90 साल से वो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। 6,500 एकड़ के टोटल ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं। एक बार मुझे बताया था एमवे के एक ट्रेनर ने कि ऑर्गेनिक का अगर 1 एकड़ का भी आपको सर्टिफिकेट लेना होता है तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है उसका सर्टिफिकेशन। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स सर्टिफिकेशन की मुश्किल की बात उन्होंने क्या बताई थी कि जैसे उसके अंदर जरा सा भी केमिकल नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी केमिकल, वैज्ञानिक आएंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे, आपकी टेस्टिंग करेंगे, और हल्का सा भी केमिकल हुआ तो वो सर्टिफाइड नहीं होएगा ऑर्गेनिक। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग बड़ा रेलिश करोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि मान लो कि एक वैज्ञानिक के बुखार हो गया और उसने पैरासीटामोल खा ली, और पैरासीटामोल खाने के बाद में वो टेस्टिंग कराने चला गया तो उसका पसीना जो है वो उसके अंदर गिर गया, तो एक केमिकल जो है वहां चला गया, तो वो फार्म जो है वो केमिकली ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड नहीं होएगा, क्योंकि वो चला गया। मतलब आप सोचो कि कितना मुश्किल होता है। तो हम लोग वो न्यूट्रलाइट यूज कर रहे हैं, जिसके हमेशा आपको कमाल एक्सपीरियंसेस हजारों की संख्या में आप लोग फील करते हैं, देखते हैं। कल भी मैंने कितना अच्छा एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर शेयर किया। कल हमारे मृदुल का बर्थडे था तो उनके घर गए थे, तो उनकी दादी जी से मिले, जो बिस्तर के ऊपर ही रहती थी, जो इवन बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। और कल मैं तो पहली बार उनसे मिला था, तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मृदुल की दादी जी हैं। बाई गॉड कह रहा हूँ, मुझे लगा वो शारदा दीदी की बड़ी सिस्टर है, जबकि वो शारदा दीदी की सास है, और जो काफी बीमार थे। लेकिन न्यूट्रलाइट का यानी ऑर्गेनिक चीजों का कितना ज्यादा असर पड़ता है, सही खान पान का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। जो अपन हेल्थ के 4 पिलर बोलते हैं, है ना, कि कहते हैं कि जैसे अपन पैसे को अर्न करते हैं वैसे ही अपने को हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन की जो बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट जो है, अगर 100 नंबर के चारों टोटल मिला के है ना, तो 70% चीज खान पान का असर है। कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन के अंदर खा रहे हैं। आज का टॉपिक ये भी था हमारा कि क्या कॉम्बिनेशंस खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए। सैटरडे को इस चीज के लिए चूज किया था, तो शायद नीता आगे बढ़ाएंगे या पता नहीं उसको अगले सैटरडे के ऊपर अब छोड़ेंगे, क्योंकि आज टाइम हो चला है। तो ये गॉड की सबसे बड़ी ग्रेस है कि हम लोगों को कितना बढ़िया चीजों का साथ मिल रहा है, कि इतना बढ़िया न्यूट्रिशन, जो पीयूष ने भी बोला कि एक 360 डिग्री होल वेलबींग की बात कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य भी अच्छा, व्यवहार भी अच्छा, है ना, संस्कार भी अच्छे, खान पान भी अच्छा, है ना, और साथ साथ के अंदर पैसा भी अच्छा, सुविधाएं भी अच्छी, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, गीता का ज्ञान भी ले रहे हैं, निस्वार्थ होने का भी काम कर रहे हैं कि निस्वार्थ होके कैसे बिना किसी अपने खुद के लिए नहीं करके लोगों के लिए करो। तो एमवे का फिलॉसफी कितनी अच्छी है, हेल्पिंग पीपुल टू लिव बेटर लाइव्स, हेल्प पीपुल सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्फ, है ना, कि लोगों की मदद करना जिससे खुद अपनी मदद कर सकें। कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद अपनी मदद नहीं करता तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले कितना अच्छे कंसेप्ट के अंदर है अपन। तो यानी कि ये एक जीवन पद्धति है, एक वे ऑफ लिविंग लाइफ है। एमवे इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो बस अपना जो है वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, ये पैसा कमाने के लिए बात हो रही है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे गाय होती है ना, वो लाते हैं अपन दूध के लिए है, लेकिन आज गोबर की बात बहुत हो रही थी। गोबर, है ना, गोबर से गैस भी बनती है और गोबर से खाद भी बनती है ना, तो आज उसकी बात बहुत हो रही है। तो गोबर कोई मेन प्रोडक्ट है क्या? क्या आप गाय को गोबर के लिए लाते हो क्या? गाय को कोई भी लाता है तो वो दूध के लिए लेके आता है। तो एमवे बिजनेस के अंदर मनी इज बाई प्रोडक्ट, लाइफ इज मेन प्रोडक्ट। आपकी एक कंप्लीट लाइफ, एक अच्छा इंसान बनना, देश की प्रगति के अंदर कंट्रीब्यूट करना। आज आप एमवे से कोई भी सामान लाते हो, उसको रिटेल करते हो, तो सीधा सीधा 18% की तो डायरेक्ट पार्टनर होती है गवर्नमेंट, 18% तो टैक्स देके जाती है, 18% जाता है। उसके बाद जब आप बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं तो
लाखों करोड़ रुपए टैक्स के पे होते हैं। जीएसटी के बाद में इनकम टैक्स पे करते हैं हम लोग, है ना। तो कितना ज्यादा देश की प्रगति के अंदर भी योगदान देते हैं, खुद की प्रगति में भी योगदान देते हैं, जीवन को भी इतना सुंदर बनाते हैं और नई नई नित्य नई 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 इतनी बातें सीखते हैं। आज काला जी ने, राम सिंह जी ने इतनी अच्छी बातें सिखाई हम लोगों को। इसके अलावा रोज अभी अपन 20 किताबें पढ़ चुके हैं, तो अच्छी अच्छी बातें सीख। तो इस संगति के ये भगवान की विशेष कृपा से ही मिली है। सोशल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पैसा भी है। पैसे की भी बाई प्रोडक्ट भी बाद में इतना ज्यादा हो जाता है ना कि बाद में उससे भी मतलब इतना ज्यादा पैसा आ सकता है आपको एमवे बिजनेस से, जितना पैसा अपन दुनिया के अंदर सोशल में लिमिट है, टाइम की लिमिट है। यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग का लिमिट तो खत्म ही हो गई है। फिर जब आपको इतनी सारी जगह से पैसा आता है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा आ जाता होता है। जैसे मैं लास्ट के अंदर 2 ही मिनट के एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि कोई भी एक कॉमन 10वीं क्लास पढ़ा हुआ आदमी कैलकुलेशन निकाल सकता है। और हम लोगों का थोड़ा एटीट्यूड माइंडसेट ऐसा है, इंजीनियरिंग करी शुरू से, मैथ्स की थी, तो कैलकुलेशन निकालते हैं हर चीज की। जैसे भी बोला कि कॉस्ट पर यूज क्या होएगी, ये चीज क्या होएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होएगी, है ना, क्या चीज होएगी, लिवरेज कितनी रहेगी। तो जैसे अभी हम लोग हैं, अमृता हैं, हम 1 करोड़ रुपए साल का बनाते हैं एमवे बिजनेस से। बनाते क्या, आता है अपने आप आती है। 1 करोड़ रुपए की इनकम आती है। और अभी हमारी टीम के अंदर हमने देखा है कि 10,000 लोग हैं। तो 10,000 लोगों का हमारा नेटवर्क बना और एक जने से हमारे को 1,000 रुपए आए, मतलब 1 करोड़ रुपए आए, उसको डिवाइडेड बाई 10,000 कर दो तो एक जने से कितने रुपए आए, 1,000 रुपए आए। यानी साल भर के 1,000 रुपए, महीने के 80-85 रुपए, महीने के सिर्फ 80-85 रुपए मुझे एक आदमी से आते हैं। पीयूष से मुझे 80-85 रुपए महीने के आते हैं। नीता से 80-85 रुपए महीने के आते हैं। रेणु दीदी, जो भी मेरे को कैमरे में देख रहे हैं उन्हीं की बात कर सकता हूँ मोबाइल से, 80-85 रुपए आते हैं। लेकिन इतनी सारी जगह से 80-85 रुपए आते हैं तो महीने के 8-10 लाख रुपए आ जाते हैं। सिक्योरिटी देखो आप, है ना। इतनी सारी जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा तो कितना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ये सब बातें, जीवन बहुत अच्छा है, एमवे बहुत अच्छा है, पढ़ा ये अपन जो पढ़ रहे हैं, जो अपन सुन रहे हैं, गीता, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन सब चीजों के अंदर आपको ये बताया है कि आपका बेसिक पर्पज क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। क्या सिर्फ इन सब चीजों को, अच्छी चीजों को एंजॉय करना, नो प्रॉब्लम, एंजॉय कर सकते हैं, या रियली आप एमवे बिजनेस के अंदर एमवे बिजनेस को बिल्ड करने आए हैं। अगर आपको एमवे बिल्ड करना है तो आपको 4 बेसिक्स करने हैं, काम करना है ना। खाली नॉलेज लेने से, खाली एमवे बहुत अच्छा है ये बात आपके दिमाग में जाने से आप और अपन लोग लवर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अपन बिजनेस को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन खाली प्यार से पेट नहीं भरता होता, है ना। हमारे को या तो ये सोच लेना चाहिए कि नहीं, इसी में मजा है हमारे को, तो कभी, है ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब की बात ही नहीं करनी है। तो बात सुन रहे हैं, इन्हीं में मजा है, तो हम कहते हैं हमारे को इस बात में कोई आक्षेप नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप ऐसे एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है, और मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि हमारा बेस जो है वो बिजनेस बिल्ड करना है, उस फोकस नहीं होना। हमको जरूर बिल्ड करना चाहिए। बिजनेस बिल्ड करते तो बहुत अच्छा सेशन नीता ने कंडक्ट किया। राम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कालरा जी आज पहली बार ही हम बीच में आए थे और उन्होंने इतने अच्छी हमारे को बात बताई, और उनको भी हम बहुत बहुत देते हैं। और आप सभी लोगों का दिन बहुत ज्यादा शुभ हो। और कुछ गार्डन दिखाना चाहो तो मैं भी दिखा सकता हूँ यहाँ से, मेरे कैमरे को जस्ट रिवर्स करके ट्रेन से देखो आप बाढ़ भी देख सकते। अभी बीच के अंदर बाढ़ भी थी, साल भर की मूंगफली हो रही है इधर, कपास भी इस एरिया के अंदर बहुत लगी हुई है। तो आज सारा ग्रीन ग्रीन हुआ, तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन हुआ होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो हम लोग
थैंक यू भैया। और हम लोग कल मैसेज में यही देख रहे थे, मैंने कहा भैया 3:30 बजे यहाँ पे भी होंगे, 3:30 बजे हनुमानगढ़ भी होंगे। पापा जी कुछ कहना चाह रहे नीता जी, आप पहले पापा जी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी अंकल प्लीज। हाँ, आज पीयूष और विवेक की मम्मी का बर्थडे है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आंटी, हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे। वो ज्योति दीदी की मम्मी भी है अंकल। आंटी फैमिली में तो 2 लोग थे नहीं, इसलिए मैंने 2 का नाम। मम्मी को कैमरे पे, पापा मम्मी को कैमरे पे। ज्योति दीदी के पास तो स्वयं है, इसलिए उनकी याद नहीं आई, बाकी दोनों की याद आई। मम्मी कैमरे पे आओ। आंटी दिख नहीं रही है, सॉरी आप साइड में हो। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे आंटी। बहुत बहुत मुबारक। बर्थडे मम्मी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलिए तो अब इस एक्साइटमेंट को और दुगना करते हैं। हमारे बीच में अमृता भाभी हैं जो डायरेक्टली IIM अहमदाबाद से हमसे बात करेंगी। और कितना प्रिविलेज है कि देखो आप मतलब इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हम जाते हैं थ्रू एमवे। तो बस भाभी को इनवाइट करूंगी, भाभी शायद कहीं जा रही हैं, तो 1-2 मिनट में भाभी से शेयर करें और फिर मंडे से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। और मम्मी जी का आशीर्वाद मुझे सुबह मिल गया था जब हमने बात की थी उनसे। और बस अभी हमारी क्या है कि 9 बजे यहाँ से हम लोग जाने वाले IIM अहमदाबाद, और नीचे मुझे जाके अभी नाश्ता करना है। पर बहुत खुशकिस्मती है, जैसे नीता ने बोला कि पहले मैं IIM कैलकाटा भी गई थी, अभी यहाँ IIM अहमदाबाद आए हैं। तो कल यही लोग बात कर रहे थे कि हमें वापस से अभी स्टूडेंट बनना है। हम सब देखो बैचमेट नहीं है, क्लासमेट हैं, और इतना मजा आ रहा है। उस वक्त भी मैंने बहुत सारे दोस्त कमाए थे इस मीटिंग से, इस मतलब कि IIM की जो भी बैच मीट चलती है, बैच चल रहा है उससे। और अभी भी बहुत सारे दोस्त मिले यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग मिले अपने जैसे, एक जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं सारे। एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एमवे ओनर्स हैं सारे, और बहुत मजा आ रहा है। और बाकी ये किताब जो पढ़ रहे हैं, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल बहुत मजेदार चीज है मेरे लिए ये, इसलिए मैं सुबह से कैमरा ऑफ करके सुन रही थी सारा कुछ। फिर अब मैंने कहा कैमरा ऑन करना जरूरी है। एक चीज शेयर करना चाहती थी, अगर काश हम अभी बीकानेर होते तो हम आपको अपना छोटा सा किचन गार्डन कहें, या वो मैं आपको शेयर करती, दिखाती कि वहां पर हम लोगों ने, हमारे एक माली हैं, उनकी मदद से बहुत कुछ वहां पे उगा रखा है छोटा छोटा, और उसमें पापा जी का बहुत बड़ा रोल रहता है हमेशा, और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट रहता है उसको करने के अंदर। तो वो दिखा पाती मैं, पर अभी हम लोग यहाँ पर हैं और घर पे कोई भी नहीं है जो आपको वो दिखा पाए। तो हमें खुशी होती है कि जैसे वो 17 साल से कर रहे हैं अरोड़ा सर, और हम लोग यहाँ पर कुछ सालों से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम खुशकिस्मत है कि हमें बहुत अच्छी प्योर चीजें मिल रही हैं। और वहां पर हम कोई भी चीज ऐसी नहीं डालते जो कि केमिकल से भरी हुई हो, बिल्कुल ओरिजिनल उसमें ऑर्गेनिक तरीके से उसकी फार्मिंग करते हैं, चाहे वो कम उगे, चाहे मतलब जैसा भी हो, पर हम उसको ओरिजिनल तरीके से उगाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत मजा आता है जब ये सब होता है। और प्रकृति के जब हम संपर्क में रहते हैं तो वाकई में हमें बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें बहुत अच्छी शुरुआत मिलती है दिन की। तो आप सबकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मजा आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। अभी हम नोवोटेल होटल के अंदर हैं और वहां से बहुत कुछ सीखने को जा रहे हैं, और मतलब मैं शेयर ही नहीं कर पा रही, एक्साइटमेंट है। एक बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं हम लोग, और महिलाओं का वर्चस्व नहीं कहूंगी यहाँ पर, अभी केवल हम 4 हैं, पर हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है इस बैच के अंदर। पिछली बार IIM कैलकाटा जब गई थी तो मैं अकेली लेडी थी वहां पर, इस बार हम 4 महिलाएं हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप सब भी ऐसा ही कुछ अचीव करें। एमवे हमें ऐसे मौके देती है कि हम ऐसी, जो लोग बहुत मेहनत करके इन डिग्रीज को हासिल करते हैं, वो हमें यहाँ पर करने को मिल रहे हैं ऐसे ऐसे कोर्सेज। थैंक यू, लव यू ऑल, सबका दिन बहुत शुभ रहे। थैंक यू भाभी, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं चैट बॉक्स में और बहुत सारी शुभकामनाएं। और मंडे को आपको जरूर से जो है सुनेंगे वापस एक बार, और तब तक स्टे ट्यून्ड। और कल हम मिलेंगे गीता के सेशन के लिए। जरूर से अपने सारे नियर एंड डियर वंस को जरूर से गीता के उसका लाभ दिलवाएं। 10वां अध्याय कल हम पढ़ेंगे। और लास्टली जो है फूड कॉम्बिनेशंस की बात हम लोग मे बी नेक्स्ट सैटरडे आने वाले को करेंगे, बट हमारे पास 1 वीक का टाइम है जब हम देखें कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। खुद की रिसर्च करें और फिर यहाँ पे प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच। एफर्मेशन के साथ वाइंड अप करेंगे, तो जल्दी से कोई एफर्मेशन करवाना चाहें तो प्लीज मैं करवा दूंगी। रेणु मिश्रा बोल रही हूँ पटना से। जी सर, अफर्मेशन जी जरूर। सब लोग अपने हाथ जोड़ें और मेरे साथ साथ अपने इष्ट को याद करते हुए मन ही मन दोहराएं।
मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज जीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत ही आसानी से हर माह 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में मैं सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। सब लोग अपने हाथों को रब करें और अपने आंखों के पास ले जाए और अपनी आंखों को खोल दें। थैंक यू सो मच। Thank you थैंक यू so much, जी। Nidhi. Thank you so much, Nita. Thank you, everyone. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम। गो डायमंड। गो डायमंड। Go Diamond.